सुबह से रात तक काम काम और काम। एक नई बहू जिसने शादी के बाद खुशियों का सपना देखा था, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों का बोझ उसके सपनों को चूर चूर कर रहा था। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में नई नवेली बहू काव्या की शादी को भी 3 महीने ही हुए थे। काव्या एक हंसमुख और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन ससुराल में उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। हर रविवार को शोभा जी का सख्त नियम था, सारे कपड़े एक ही दिन धोए जाएंगे। सुबह से ही घर के हर सदस्य, सास शोभा जी, ससुर रमेश जी, देवर साहिल और ननद अनिका, अपने कपड़ों का ढेर काव्या के सामने लाकर रख देते थे। आज भी साहिल ने अपने गंदे कपड़ों का थैला काव्या के सामने फेंकते हुए कहा, भाभी ये सारे कपड़े धो दो, और हाँ, मेरी डेनिम शर्ट को हाथ से रगड़ कर साफ करना। काव्या ने थैली की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या मैं सिर्फ कपड़े धोने वाली मशीन हूँ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने लगी। कुछ कपड़े, जैसे साहिल की शर्ट और अनिका की सिल्क की कुर्ती, को हाथ से धोना पड़ता था, जिससे उसका आधा दिन निकल जाता था। लेकिन कपड़े धोना तो बस शुरुआत थी। रविवार की छुट्टी का मतलब था कि हर कोई अपनी पसंद का खाना मांगता। शोभा जी ने सुबह ही कह दिया, काव्या मेरे लिए बेसन के लड्डू बना दे। रमेश जी ने फरमाइश की, मुझे मटन करी और नान चाहिए। साहिल ने कहा, भाभी मेरे लिए पनीर टिक्का बनाओ। और अनिका, जो कॉलेज में पढ़ती थी, तपाक से कहा, मुझे वेज सैंडविच चाहिए, लेकिन मेयोनीज ज्यादा डालना। काव्या का सिर चकराने लगा। उसका पति अखिल एक ट्रेवल एजेंसी में मैनेजर था और अक्सर टूर पर बाहर रहता था। रमेश जी का ट्रेवल बिजनेस था और सारी जिम्मेदारी अखिल पर थी। साहिल भी बिजनेस में था, लेकिन वह जिम्मेदारियों से भागता रहता था। अनिका को तो कॉलेज और वो दोस्तों से फुर्सत ही नहीं थी, और शोभा जी, उन्होंने काव्या के आने के बाद रसोई में कदम रखना ही छोड़ दिया था। घर में एक बाई आती थी जो झाड़ू पोछा और कुछ बर्तन साफ करके चली जाती थी, लेकिन बाकी सारा काम काव्या के जिम्मे था। काव्या ने एक बार हिम्मत करके शोभा जी से कहा, मम्मी जी, इतने सारे कपड़े एक दिन में धोना मुश्किल हो जाता है, क्या मैं रोज थोड़े थोड़े धो लिया करूं? शोभा जी ने भवे चढ़ाते हुए जवाब दिया, नहीं काव्या, हमारे घर का नियम है, कपड़े रविवार को ही धोएंगे, और इसमें क्या मुश्किल है, मशीन में डालो और बस। काव्या हैरान थी। मशीन में कपड़े धोना आसान था, लेकिन सुखाना, ताह करना और कुछ कपड़ों को हाथ से रगड़ना, बारिश के मौसम में तो कपड़े सुखाना और भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन शोभा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज रविवार था और काव्या सुबह से रसोई में थी। दोपहर के 2:30 बजे तक वह सबकी फरमाइशें पूरी करने में लगी थी। जब खाना तैयार हुआ तो साहिल चिल्लाया, भाभी छुट्टी के दिन भी खाना लेट, जल्दी करो। शोभा जी ने तंज कसा, काव्या तुम्हें और तेजी से काम करना चाहिए, घर में भूखे लोगों को इंतजार करवाना ठीक नहीं। काव्या ने भूखे पेट सबको खाना परोसा। उसे खुद खाने का समय ही नहीं मिला। जब वह थोड़ा खाना खाने बैठी तो आंखों में आंसू आ गए। शोभा जी ने उसे देखकर कहा, क्या बात है, जरा सी डांट से रोने लगी? बहू थोड़ा मजबूत बनो, तुम अब बच्ची नहीं हो। रमेश जी ने भी टोका, काव्या रोने से काम नहीं चलेगा, शोभा तुम्हें घर संभालना सिखा रही है, सीखो ताकि सब कुछ ठीक चले। काव्या ने आंसू पोंछे और चुपचाप डाइनिंग टेबल साफ करने लगी। कपड़े सुखाने के बाद वह फिर रसोई में चली गई। शाम को शोभा जी ने कहा, सबको चाय के साथ समोसे चाहिए, पूछ लो किसे क्या फ्लेवर चाहिए। साहिल को आलू के समोसे, अनिका को पनीर के और रमेश जी को मिक्स वेज समोसे चाहिए। शोभा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो थोड़ा थोड़ा सबका खा लूंगी, तुम्हारा काम नहीं बढ़ाऊंगी। काव्या का मन टूट रहा था। वह सोच रही थी, क्या मम्मी जी ने मुझ पर कोई एहसान किया है? रात के खाने में सबने कहा कि हल्का खाना चाहिए। काव्या ने दाल, रोटी और एक सब्जी बनाई, लेकिन जैसे ही वह खाने बैठी, साहिल ने कहा, भाभी मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। शोभा जी ने कहा, मेरी दवा ला दो। और रमेश जी ने कहा, ये रोटियां ठंडी हैं, 2 गर्म रोटियां बना दो। काव्या ने कहा, पापा जी आटा खत्म हो गया है, फिर से गूंथना पड़ेगा। रमेश जी ने बेपरवाही से कहा, तो गूंथ लो, जल्दी करो,
काव्या रोटियां बनाने लगी। जब तक वह वापस आई, सब खाना खाकर जा चुके थे। उसकी थाली में ठंडा खाना पड़ा था। जैसे ही वह खाने बैठी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थकान और भूख ने उसे तोड़ दिया था। वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। रात को साहिल पानी लेने आया तो उसने काव्या को बेहोश पड़ा देखा। उसने शोर मचाया और सब जग गए। रमेश जी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया, काव्या को गंभीर कमजोरी और खून की कमी है। उसे आराम और पोषण की जरूरत है। उसने इंजेक्शन और दवाइयां दी। अगली सुबह काव्या को थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। शोभा जी और अनिका रसोई में नाश्ता बनाते हुए बड़बड़ा रही थी। काव्या से तो कोई काम ही नहीं होता, अब हमें करना पड़ रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अखिल, जो एक टूर से लौटा था, घर में दाखिल हुआ। उसने काव्या की हालत देखी और उससे सारी बात सुनी। काव्या रोते हुए बोली, आप तो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मेरे साथ कोई नहीं है। सुबह से रात तक बस काम, डांट और फरमाइशें। अखिल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबको हाल में बुलाया और कहा, काव्या मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। अब सब अपने कपड़े, अपने बर्तन और अपनी छोटी मोटी चीजें खुद क्यों नहीं करते? साहिल, तुम अपने कपड़े धो सकते हो। अनिका, तुम कम से कम अपना ग्लास तो उठा सकती हो। माँ, आप नियम बनाती हैं, लेकिन काव्या की हालत देखिए। और पापा, अब मैं हर टूर पर नहीं जाऊंगा। साहिल को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अखिल की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि कोई कुछ नहीं बोला। उसने साफ कहा, अब से सब अपने कपड़े खुद धोएंगे। खाना भी एक जैसा बनेगा। अगर किसी को अलग से कुछ चाहिए तो खुद बनाए। काव्या को अब अखिल का साथ मिल गया। उसने सबकी पसंद का ध्यान रखना शुरू किया, लेकिन काम का बोझ बांट दिया गया। साहिल और अनिका ने अपने कपड़े धोने शुरू किए। शोभा जी भी कभी कभी रसोई में मदद करने लगी। अखिल ने टूर कम किए और घर पर समय बिताना शुरू किया। काव्या को अब अपनापन महसूस होने लगा। वह मुस्कुराते हुए सबके लिए खाना बनाती और घर में एक नया सुकून था। परिवार का मतलब सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना है। अपनी आवाज उठाना और सही के लिए खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि खामोशी कभी कभी हमें और टूटने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि परिवार में प्यार और जिम्मेदारी बांटने से ही असली खुशी मिलती है।